हर इंसान का एक कॉमन बिलीफ है और वो कॉमन बिलीफ ये है कि मैं बहुत खास हूं। मगर क्या हो कोई अगर आपके इस बिलीफ को ही हिला दे, चैलेंज कर दे। सोचिए सोचिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उतनी ही इंटरेस्टिंग है आज की बुक, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स हैं जिन्हें हम मानते आए हैं, मगर आज की ये बुक उन सभी बिलीफ्स को चैलेंज देती है। जी हाँ, और बहुत अच्छे तरीके से कुछ नई बातें सिखाती है जो कि हमारी जिंदगी को आसान बनाने में बहुत मददगार हो सकती हैं। आज की बुक समरी है एवरीथिंग इज डैश, अ बुक अबाउट होप, जिसे लिखा है मार्क मैनसन ने। मार्क मैनसन एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और ब्लॉगर हैं। उनकी बुक्स द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश और एवरीथिंग इज डैश न्यूयॉर्क टाइम्स की नंबर 1 बेस्ट सेलर हैं। उनके आर्टिकल, कोर्स और न्यूज़लेटर्स उनकी वेबसाइट markmanson.net पर देखे जा सकते हैं। मार्क मैनसन बहुत ही फ्रैंक और सीधे तरीके से लिखने वाले ऑथर हैं। आपको अपने आसपास की उथल पुथल और बुरी चीजों को देखकर ऐसा लग सकता है कि दुनिया में सब कुछ बुरा है, मगर उम्मीद की एक लॉ अब भी चल रही है। आज की समरी में आप उम्मीद को लेकर एक नया नजरिया देखेंगे। आप सीखेंगे कि लाइफ में उम्मीद कैसे जगाएं। इस बुक का टाइटल थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपको सोचने पर मजबूर भी करेगी और इंस्पायर भी। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। आपका इस धरती पर आने का मकसद क्या है? क्या आपका होना मायने रखता है? और अगर हाँ, तो क्यों? ये सभी गहरे और विचार किए जाने वाले सवाल हैं। इनका सच्चाई से जवाब देने के लिए लोगों को 1 से 2 मिनट सोचना पड़ेगा। आप कितना मायने रखते हैं, इस बात पर आप पूरी रात बहस कर सकते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि यह समरी आपको बताएगी कि कोई भी मायने नहीं रखता है, किसी को भी आपकी परवाह नहीं है। ये सुनने में कड़वा है, मगर सच यही है। इस बुक के ऑथर मार्क मैनसन इसे द अनकंफर्टेबल ट्रुथ कहते हैं। हम सभी को लगता है कि इस दुनिया पर हमारा गहरा असर होता है, पर सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डिस्टर्बिंग फैक्ट है, पर यह समरी आपको सिखाएगी कि इसे एक्सेप्ट कैसे करें। मार्क मैनसन आपको यह एहसास दिलाएंगे कि होप यानी कि उम्मीद फ्यूचर में नहीं है, बल्कि आप इसे अभी और यहीं पर पा सकते हैं। तो आइए इस यूनिक लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, द अनकंफर्टेबल ट्रुथ। हर बुक और मूवी में यह जाना माना प्लॉट होता है कि किसी बहुत बड़ी बुराई को स्टोरी में लाया जाता है और एक हीरो इस बुराई को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि इस बुराई को हराने के लिए हीरो जो कोशिशें करता है उस पर हंसी आती है। ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे उसका उस बुरे इंसान को कभी भी हरा पाने का कोई चांस ही नहीं है, पर हीरो ऐसा कर दिखाता है। आखिरी समय में उसकी सारी शक्ति वापस आ जाती है, या फिर वो कोई ऐसा लास्ट मिनट प्लान सोचता है जिससे वो उस विलन पर काबू पा सके। और जब स्टोरी खत्म होती है तब सभी सेफ और खुश होते हैं, वो चाहे फिक्शन हो या ना हो। हम सभी ने ऐसी कहानियां सुनी है जिसमें किसी ने कोई हीरो जैसा काम किया होता है। हमने ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो महीनों जंगल में जिंदा रहा है और अब वो अपनी कहानी सबको बताते हैं। हमने ऐसी माँ के बारे में भी सुना है जो अपने बच्चे को किसी बड़े जंगली जानवर से बचा कर ले आई हो। हमने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना है जिन्होंने फिजिकली, मेंटली या इमोशनली अपने झेलने की आखिरी लिमिट तक जाकर भी सरवाइव किया होता है। आप उन्हें हीरो कह सकते हैं और उन्हें कहा भी जाना चाहिए, मगर इस बुक के ऑथर मार्क मैनसन के लिए जांबाज होने का मतलब कुछ और है। हीरोइक या जांबाज होने का मतलब कुछ ऐसा करना नहीं होता जिसके लिए लोग आपको मानने लगे और सब आपको जाने। बहादुर होने का मतलब है ऐसी सिचुएशन में उम्मीद बनाए रखना जहां आपको बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही हो। ऐसा तब होता है जब आपको पता होता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, फिर भी आप उसमें जितना हो पाए उतना फायदा उठा लेते हैं। जब चीजें आपके हिसाब से हो रही होती हैं तब उम्मीद रखना आसान होता है। जब मैनेजर ने आपको पहले ही हिंट दे दिया होता है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, तब आपको उम्मीद रहती है कि आपको वो जॉब मिल जाएगी। जब कोई आपके साथ वक्त बिताना पसंद करता है तो आप उम्मीद रखते हैं कि ये इंसान आपका पार्टनर हो सकता है। पर कई बार उम्मीद गायब हो जाती है। जब आपको एहसास होता है कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, तब सारी उम्मीदें गायब हो जाती हैं। अगर आपको वो जॉब नहीं मिलती है या फिर जिस लड़की को आप पसंद करते हैं वो आपको रिजेक्ट कर देती है, तब भी दुनिया चलती रहेगी। अनकंफर्टेबल सच ये है कि आपका क्या होगा इससे वाकई में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल केयर करते होंगे, आपके दोस्त और आपका परिवार भी परवाह करते होंगे, पर 99% दुनिया का क्या, किसी को भी परवाह नहीं है। तो इसलिए वाकई में आप जो भी करते हैं वो मायने नहीं रखता है। ये बड़ी डिप्रेसिंग बात है। आप पूछ सकते हैं कि कुछ तो मायने रखता होगा ना, नहीं तो लोग जीते ही क्यों? क्या वजह है कि हम अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? जो चीजें आप अभी कर रहे हैं उन चीजों को क्यों करते रहना चाहिए? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास उम्मीद है। आप उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आपके पास होप होती है कि आपकी जिंदगी जल्द ही बदल जाएगी। आप उम्मीद करते हैं कि जो चीजें आप आज कर रहे हैं उनका असर फ्यूचर में होगा।
हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ होने का कोई मकसद है। हमें ये पता होना चाहिए कि जिंदगी का एक मतलब होता है, क्योंकि बिना होप के हमें फिर से अनकंफर्टेबल सच का सामना करना पड़ता है। इस पॉइंट पर आप शायद कंफ्यूज होंगे कि ये समरी जा कहां रही है। आपको नाउम्मीद और बुरा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आप अपने होने के मकसद पर सवाल उठा रहे होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया अभी बहुत अच्छी जगह है। हर तरफ न्यूज में गरीबी, मारकाट, मौत और बीमारी की खबरें छाई हुई हैं। हेल्थ को लेकर हुई डिस्कवरी और टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर ऐसा लगता है जैसे अच्छे से ज्यादा बुराई फैली हुई है। लेकिन उम्मीद को जगाने और उसे बनाए रखने का एक तरीका है। ऐसा करने के लिए 3 चीजें करनी होंगी। हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए, किसी चीज की वैल्यू पर भरोसा होना चाहिए और एक कम्युनिटी होना चाहिए। हम इन जरूरी कॉन्सेप्ट्स को आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है सेल्फ कंट्रोल इज एन इल्यूजन। एक ऐसा माइंडसेट है जिसके बहुत से लोग शिकार हो जाते हैं। शायद आप भी इसी तरह की सोच के शिकार हो सकते हैं। तो ये क्या माइंडसेट है? ये माइंडसेट है ये सोचना कि आपके फेल होने की वजह आपके फीलिंग्स और आपके इमोशंस हैं। लेकिन इस माइंडसेट का जन्म हाल ही में थोड़े ना हुआ है। बहुत से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ने ऐसी सोच को बढ़ावा दिया है। 1900 की सदी में न्यूरोलॉजिस्ट एंटोनियो एगाज मोनिज ने फ्रंटल लोबोटॉमी प्रोसीजर की खोज की थी। फ्रंटल लोबोटॉमी का मतलब है किसी इंसान को अगर कोई दिमागी बीमारी हो तो उसे ठीक करने के लिए उसके स्कल में छेद करना। ये सुनने में कितना भयानक और दर्दनाक लगता है ना, पर सालों पहले लोग ऐसा ही मानते थे। इस बुक के ऑथर मार्क मैंसन इसे क्लासिक एजम्पशन कहते हैं। क्लासिक एजम्पशन का मतलब यह सोचना है कि अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए आपके पास एक रैशनल माइंड होना चाहिए। आप तभी अपने फीलिंग्स को खुद कंट्रोल करने देते हैं जब आप में डिसिप्लिन नहीं होता, आप मोटिवेटेड नहीं होते, या फिर आप एक लूजर होते हैं। इस एजम्पशन का मतलब है कि अगर आप अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल करने देते हैं तो आप कमजोर हैं और आप में बहुत सी कमियां हैं। यह सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है, और थोड़ा नहीं बहुत कड़वा लगता है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि आप क्लासिक एजम्पशन के टर्म्स के हिसाब से नहीं सोचते। पर यह एजम्पशन कई तरीके से होता है। जब आप किसी दूसरे इंसान को फेल होने पर उदास देखते हैं तो क्या आपको उनके लिए बुरा लगता है? अंदर ही अंदर आपको पता है कि आप ऐसा महसूस करते हैं। इस बात से इनकार न करें कि आप उन लोगों से इंस्पायर होते हैं जो तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक उन्हें जो चाहिए वो मिल नहीं जाता। ऐसे लोग बस गोल पाने के लिए अपने दोस्तों और परिवार सबको नजरअंदाज कर देते हैं। उन पर अपने सपने को हासिल करने का जुनून सा सवार हो जाता है। वो निराशा या फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देते। पर अगर क्लासिक एजम्पशन सच में होता है तो हमारे अंदर हमेशा सेल्फ कंट्रोल रहता। हम बहुत मुश्किल से कभी कभार इमोशंस को महसूस करते और हमेशा जीतते ही रहते। पर ऐसा नहीं होता है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। हम सब कुछ करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। प्रमोशन ना मिलने पर जेफ को भी ऐसा ही लगता है। उसने इसके लायक बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसने ज्यादा देर तक काम करने के लिए अपने परिवार के साथ वक्त बिताना भी छोड़ दिया था। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया तब भी जेफ ने उदास होने पर टाइम बर्बाद नहीं किया था। उसने सोचा कि प्रमोट होने के बाद भी वो ब्रेकअप के बारे में बुरा महसूस कर सकता है, पर उसे कभी प्रमोशन मिला ही नहीं। और फिर जेफ ने खुद को ब्लेम किया। उसे लगा कि उसे अब बदलने की जरूरत है, पुराने जेफ को हटाने की जरूरत है। वो एक ऐसा लूजर था जिसने कुछ भी हासिल नहीं किया था। उसने सोचा कि नया जेफ सक्सेसफुल होगा, उसे एक के बाद एक प्रमोशन मिलते जाएंगे। खुद को बदलने का आइडिया सही नहीं है। यह आपका खुद पर सेल्फ कंट्रोल महसूस करने का तरीका है। यह आपका फिर से होप महसूस करने का तरीका है, पर खुद को बदलने का कोई फायदा नहीं है। जब आप अपने आप को बदलना चाहते थे तब क्या आपको मनचाहे रिजल्ट्स मिले थे? शायद नहीं। आपको जो चाहिए वो पाने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। तो अगर खुद को बदलना एक बुरा आइडिया है तो फिर आप उम्मीद कैसे कायम कर सकते हैं? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। अपने माइंड को एक कार की तरह इमेजिन कीजिए। आपका माइंड आपको लाइफ में आगे ड्राइव करके ले जाता है और हर तरह की चीजों का सामना करता है। रोड पर आने वाली रुकावटों को लाइफ में आने वाली रुकावटों की तरह माने, और चौराहे वो ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको एक रास्ता चूज करना होता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी को चला कौन रहा है। इसके 2 ड्राइवर होते हैं, थिंकिंग ब्रेन यानी कि सोचने वाला ब्रेन, और फीलिंग ब्रेन यानी कि फील करने वाला ब्रेन। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि थिंकिंग ब्रेन रैशनल और कॉन्शियस थॉट्स यानी कि आपके जांच परख कर और होश में सोचे हुए थॉट्स को दिखाता है। यही आपको रीजन और लॉजिक देता है। फीलिंग ब्रेन आपके इमोशंस, इंस्टिंक्ट या गट फीलिंग और इम्पल्सेस यानी कि बिना सोचे समझे कुछ करना, इनको दिखाता है। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आपका थिंकिंग ब्रेन ही आपके पैसों से जुड़े काम को करने में मदद करता है।
ये आपको उन बिल्स के बारे में याद दिलाता है जिन्हें भरना बाकी है। आपका फीलिंग ब्रेन आपको नया आईफोन लेने के लिए बढ़ावा देता है, जबकि आपका अभी वाला फोन बिल्कुल ठीक होता है। इससे साफ पता चलता है कि इन दोनों ब्रेन्स का सोचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और आपको क्या लगता है कि कौन सा ब्रेन आपके माइंड को ड्राइव कर रहा है? बहुत से लोग तुरंत बोल देंगे कि थिंकिंग ब्रेन ही तो बॉस है, पर ज्यादातर वे गलत होते हैं। जो हमारे माइंड को ड्राइव करता है वो हमारा फीलिंग ब्रेन होता है। आप इमोशंस के पावर से आगे बढ़ते हैं। हर एक्शन एक इमोशन से होता है। इसके बारे में सोचिए, जब कोई आदमी सुनसान गली में आपकी तरफ आता हुआ दिखता है, तब आपका डर आपको उससे दूर रहने के लिए कहता है। जब आप गुस्सा होते हैं तो चिल्लाते हैं, जब आप खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं। अब आपको पता है कि फीलिंग ब्रेन आपके माइंड पर हावी रहता है। ये इस बात को भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों आप उन चीजों को करने से मना कर देते हैं जो आपको पता है कि आपको करनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका वो काम करने का मन नहीं करता है। सेल्फ कंट्रोल न होना एक इमोशनल प्रॉब्लम है। चाहे आप कितनी भी चीजें क्यों ना जानते हो, कुछ भी आपको खुद को बदलने की तरफ बढ़ने में सक्सेस नहीं दिलाएगा। आपने ऐसे कितने वीडियो देखे हैं या बुक्स पढ़े हैं जिनमें फास्ट फूड खाने से मना किया जाता है, फिर भी आप लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई जंक फूड तो जरूर खाते होंगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अपने फीलिंग ब्रेन को यह बताने के लिए कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं, आपको अपने थिंकिंग ब्रेन की मदद लेने की जरूरत है। आपके थिंकिंग और फीलिंग ब्रेन के बीच लगातार एक जंग सी छिड़ी रहती है। याद रखें कि आपका फीलिंग ब्रेन ही इंचार्ज है, वही है जिसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है। इसीलिए आपके थिंकिंग ब्रेन ने फीलिंग ब्रेन का ध्यान खींचने के लिए कई चालाक तरीके बना दिए हैं। यहाँ इसका एक एग्जाम्पल है। आपका फीलिंग ब्रेन आइसक्रीम खाना चाहता है। आमतौर पर थिंकिंग ब्रेन तुरंत उसके खिलाफ हो जाएगा। आइसक्रीम में बहुत चीनी और कैलोरीज होती हैं, ये आपके लिए हेल्दी नहीं होता। पर फीलिंग ब्रेन थिंकिंग ब्रेन के इस रीजन को नहीं सुनता है। वो आइसक्रीम से होने वाले नुकसान को अनदेखा कर देता है। तो अब थिंकिंग ब्रेन फीलिंग ब्रेन का ध्यान कैसे खींच सकता है? वो इस बात को सही ठहराने की कोशिश करेगा कि आइसक्रीम खरीदना एक अच्छा आइडिया है। वो ये भी बोलेगा कि आप उस आइसक्रीम को खाना डिजर्व करते हैं। थिंकिंग ब्रेन ऐसा नहीं चाहता है, पर फिर भी उसके पास दूसरी चॉइस भी क्या है? फीलिंग ब्रेन उसकी बात तभी सुनेगा जब थिंकिंग ब्रेन उसकी बात मान लेगा। ये एक बेहद अनहेल्दी रिश्ता है। लगातार फीलिंग ब्रेन की बात मानना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि आप सही कर रहे हैं और इस सोच की वजह से आप भ्रम में रहने लगेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपको अपने थिंकिंग ब्रेन से काम लेने की जरूरत है। आपको अपने फीलिंग ब्रेन को आपकी बात सुनना सिखाना होगा, और इसकी शुरुआत आपके थिंकिंग ब्रेन के द्वारा फीलिंग ब्रेन को हमदर्दी जताने से होती है। हमदर्दी जताना फीलिंग ब्रेन से अपनी बात मनवाने का अच्छा तरीका है। आखिरकार ये आपके सारे फीलिंग्स और इमोशंस की जड़ होती है। मान लीजिए कि थिंकिंग ब्रेन ने करियर बदलने का आइडिया सोचा, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अभी जिस करियर में हैं उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पर आपका फीलिंग ब्रेन इस बात को नहीं समझता। आपको करियर बदलने के आइडिया को बहुत हमदर्दी के साथ रखना होगा। इसके लिए आप अपने फीलिंग ब्रेन से बात कीजिए। उससे पूछिए कि अगर आप अपना करियर बदलने का फैसला करते हैं तो उसे कैसा महसूस होगा। आपका फीलिंग ब्रेन इमोशंस के जरिए जवाब देगा। आपको शायद घबराहट महसूस हो, एक्साइटेड महसूस हो या फिर कंफ्यूजन लगे। इस पॉइंट पर अपने थिंकिंग ब्रेन को इन इमोशंस को एक्सप्लेन करने से रोकिए। सबसे अच्छा यह होगा कि आप अपने फीलिंग ब्रेन को ये सारी फीलिंग एक्सप्रेस करने दें। फिर धीरे धीरे अपने फीलिंग ब्रेन पर जीत हासिल करना शुरू करें। ऐसा करने के लिए उसे बताएं कि अगर आप अपना करियर बदलने का फैसला करते हैं तो आपको कौन कौन से अच्छे इमोशंस महसूस होंगे। आप एक नई चीज के आइडिया के बारे में एक्साइटेड महसूस करेंगे। आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपने कुछ हासिल किया है, और आप संतुष्ट भी होंगे क्योंकि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला किया। नेक्स्ट चैप्टर है होप इज डैश। हजारों बिलीफ सिस्टम लोगों को होप देते हैं। एग्जाम्पल के लिए धर्म लोगों को आगे बढ़ाता रहता है। ये उन्हें रास्ता दिखाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धर्म उन्हें विश्वास दिलाता है कि अगर वो अच्छे कर्म करेंगे तो उन्हें अच्छा फल मिलेगा, और अगर वो बुरे कर्म करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी। धर्म इसी बारे में है। दूसरे धर्मों में भी कुछ नियम और स्टैंडर्ड होते हैं। उनमें से ज्यादातर मानते हैं कि सबसे शक्तिशाली और सब कुछ जानने वाले को भगवान कहते हैं। बेशक धर्मों के पास उनकी मान्यताओं को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए अगर कोई उनकी आस्था पर सवाल उठाता है तो उसे बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। फिर आता है ऐसा बिलीफ सिस्टम जिसमें आपको पुख्ता सबूत मिलते हैं, और इस सिस्टम का नाम है साइंस। साइंस में कोई भी सुपरनैचुरल चीजें नहीं होती हैं। ये ऐसे बिलीफ्स का सेट है जो समय के साथ और भी ज्यादा डेवलप होता रहता है। साइंस ने अनगिनत बीमारियों से लड़ने में इंसानों की मदद की है। साइंस के कारण ही मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बिजनेस और भी कई चीजों में गजब की डिस्कवरीज हुई हैं। इससे भी जरूरी बात यह है कि साइंस ने लोगों को आगे बढ़ने में मदद की है। 1000 साल पहले तक बदलाव ऐसी चीज थी जो बहुत कम होता था। लोग एक ही तरह के माहौल या हालातों में पैदा होते थे और मर जाते थे।
इसका मतलब यह है कि उस समय कुछ डेवलपमेंट नहीं होता था, कोई नई डिस्कवरीज नहीं होती थी और न ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी। लोग जिंदगी भर एक जैसी ही चीजों का इस्तेमाल करते थे। उस समय की जिंदगी में लोग कैसे रहते होंगे ये सोचना भी मुश्किल लगता है ना? एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए कि उस जमाने में आपको जो पहला फोन मिलता, आप उसे ही मरते दम तक इस्तेमाल करते रह जाते। सोचिए कि आपका फोन कितना स्लो हो जाता। साइंस लोगों को उम्मीद देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बेहतर फ्यूचर होने का विश्वास दिलाता है। वहीं सबूत न होने के बाद भी धर्म लोगों को अभी भी उम्मीद देता है। धर्म लोगों को इस उम्मीद पर विश्वास दिलाता है कि मरने के बाद उनकी जिंदगी अच्छी होगी। ये उन्हें मौत से डरने से रोकता है, क्योंकि ये उन्हें विश्वास दिलाता है कि मौत के बाद भी आगे कुछ है। जिसका मतलब है कि धरती पर आपका समय खत्म होने के बाद भी एक बेहतर जिंदगी होने की सोच रखना। हमें उम्मीद कहां से मिल सकती है, उस बारे में आइए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। पेंडोरास बॉक्स की कहानी। ये कहानी ग्रीक माइथोलॉजी से है। इस कहानी के हिसाब से धरती पर बस लड़के रहते हैं। ग्रीक भगवानों ने एक लड़की को एक लड़के का साथी बनने के लिए बनाया। उस लड़की का नाम दिया पेंडोरा। पेंडोरा को भगवान के द्वारा धरती पर भेजा गया। वो अपने साथ एक डब्बा लेकर आई थी। उस डब्बे को कभी खोला नहीं जाना चाहिए था, पर एक दिन किसी ने उसे खोल दिया और फिर उसके जरिए दुनिया में हर जगह हर तरह की बुराई पनपने लगी, जैसे कि मौत, बीमारियां, गरीबी, जंग और नफरत। लेकिन उस डब्बे के अंदर एक और चीज थी, और वो थी उम्मीद। अभी की दुनिया में फिलहाल चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्राइम, पोल्यूशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन और बीमारियां चारों तरफ फैली हुई हैं। पर इन चीजों के बावजूद भी कहीं ना कहीं उम्मीद भी बनी हुई है। उम्मीद इस बात की कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। भले ही एक महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, पर उसके लिए भी वैक्सीन तैयार हो गई। भले ही तानाशाह लीडर्स मौजूद हैं, पर लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। पर उम्मीद एक बुरी चीज भी हो सकती है। एडोल्फ हिटलर सारे ज्यूज को मार देने की उम्मीद लगाए बैठा था, क्योंकि वो सोचता था कि उनकी जाति उससे नीचे है। सोवियत को उम्मीद थी कि वे कम्युनिज्म के जरिए पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। उम्मीद ही तो वो कारण है जिसके चलते बुरे लोग बुरे काम करते हैं। लेकिन उम्मीद जीने की वजह भी हो सकती है, और जिंदगी खत्म होने की भी। एग्जाम्पल के लिए एक माँ उम्मीद रखती है कि दिक्कतों के साथ जन्म होने के बाद भी उसका बच्चा बच जाएगा, पर वहीं दूसरी माँ यह उम्मीद करती है कि समय से पहले जन्म लेने वाले उसके बच्चे को कोई और तकलीफ ना हो। उम्मीद एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। तो आखिर उम्मीद है क्या? क्या ये अच्छी साइड है या बुरी? ये लोगों में से उनकी अच्छाई को बाहर लाता है या बुराई को? उम्मीद तो दोनों ही काम कर सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि उम्मीद के मौजूद होने के लिए संघर्ष की जरूरत होती है। इसका क्या मतलब है? उदाहरण के लिए आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है। आपके पास एक ड्रीम जॉब है, एक बहुत ही अच्छा पार्टनर है, और आप एक कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि तब आप में बेहतर फ्यूचर के लिए उम्मीद होगी? नहीं होगी। उसके बजाय आपको इतनी अच्छी जिंदगी जीने की आदत लग जाएगी, आप उन चीजों को अनदेखा कर देंगे जो अभी आपके पास हैं। आखिर में आपके पास जो कुछ भी है, उन सभी चीजों को आप अप्रिशिएट करना भी बंद कर देंगे। इसीलिए उम्मीद के जिंदा रहने के लिए बुरी चीजों की जरूरत होती है। बुरी चीजें हमारी जिंदगी में अच्छी चीज का मतलब समझाती हैं। दर्द और तकलीफें हमें याद दिलाती हैं कि हमें पॉजिटिव चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे इस तरह की सोच के खिलाफ थे। उम्मीद महसूस करने के लिए किसी सिचुएशन के नेगेटिव साइड पर ध्यान देना डिप्रेसिंग है, और इसलिए फ्रेडरिक ने होप को देखने का एक अलग नजरिया बताया। उन्होंने कहा कि हमें होप से आगे सोचना चाहिए, यानी कि उसके भी परे जाना होगा। फ्रेडरिक ने लोगों को एमोर फाची रखने के लिए बढ़ावा दिया, जिसका मतलब है खुद की किस्मत से प्यार करना। इसमें आप फ्यूचर में कुछ पाना नहीं चाहते हैं, और न ही पास्ट में हुई किसी चीज पर अफसोस जताते हैं। एमोर फाची का मतलब है आपकी लाइफ जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना। इसमें आप कुछ होने की उम्मीद नहीं रखते, आप बस वही चीजें चाहते हैं जो आपके पास अभी हैं। और ज्यादा खुशियां मिलने की उम्मीद न रखें, और ना ही अपनी तकलीफें कम हो जाने की आशा करें। इसके बजाय उन चीजों की आशा करें जो आपके पास अभी हैं, अच्छी और बुरी दोनों। इस बात की उम्मीद रखें कि आप तकलीफ में होने के बावजूद राहत महसूस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है द फॉर्मूला ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी के अलग अलग स्टेज पर आप एक खास फॉर्मूला फॉलो करते हैं? इसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की गाइड की तरह समझें। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, ये फॉर्मूला इवॉल्व होता जाता है। अपने बचपन के बारे में सोचें। आपको शायद थोड़ा बहुत याद होगा। आपको पता है कि आपको बहुत डांट पड़ती थी और आपको कार्टून देखना पसंद था। इंसान की पसंद नापसंद बचपन में ही बन जाती है। इस बात का ज्यादा चांस है कि आपकी अभी भी कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी जो आपको बचपन में थी।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको बचपन में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का टेस्ट पसंद नहीं था। वो अलग तरह का मीठा होता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि आपको चॉकलेट बार्स बहुत पसंद थे। बड़े होने के बाद भी आप आज भी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की जगह चॉकलेट बार्स को यूज करते हैं। आपके बचपन का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। आपका फीलिंग ब्रेन आपकी जिंदगी को तय करता है। आपका थिंकिंग ब्रेन तब डेवलप हो रहा था, इसलिए किसी भी चीज ने तब आपके फीलिंग ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की थी। आपका फीलिंग ब्रेन ही आपको कहता है कि आप जितनी चाहें उतनी मिठाइयां खा सकते हैं, या आपको जितना हो सके उतना तेज दौड़ने के लिए कहता है, क्योंकि इससे अच्छा महसूस होता है। धीरे धीरे आपका थिंकिंग ब्रेन बोलना शुरू करता है कि आपको आपकी सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स याद दिलाने लगता है, जैसे कि ज्यादा चॉकलेट मत खाओ क्योंकि इससे दांत में दर्द हो सकता है, बहुत तेज मत दौड़ो क्योंकि इससे आपको चोट लग सकती है। इस अपडेटेड फॉर्मूला को ही आप थोड़े बड़े होने के बाद पूरे एडोलेसेंस के दौरान फॉलो करते हैं। आप कुछ करने के पहले सोचना शुरू कर देते हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाना चाहते हैं, पर आप दर्द को भी अवॉइड करना चाहते हैं। एडोलेसेंस में ही मैच्योरिटी आना शुरू होती है। तो एडल्ट होने के बाद क्या होता है? क्या तब भी कुछ एडोलेसेंस के जैसा रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कुछ करने के पहले सोचने में ज्यादा वक्त लगाते हैं। आप किसी चीज से मिलने वाली संतुष्टि को पाने के लिए थोड़ा समय ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये इंतजार के लायक है। एडल्ट होने के बाद का फॉर्मूला प्रिंसिपल्स पर फोकस्ड होता है। अब आपका ध्यान किसी चीज से मिलने वाली खुशी पर नहीं होता है। जिंदगी में बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। प्रिंसिपल्स आपको उस रास्ते पर गाइड करते हैं कि एक भरपूर जिंदगी को कैसे जिएं। वो इस बात का जवाब देते हैं कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। अपना प्रिंसिपल पता होने से आपको अपनी जिंदगी का पर्पस मिल जाता है। आप चैलेंजेस का सामना करना और खुद के लिए खड़े होना सीख जाते हैं। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि आपका पहला प्रिंसिपल है खुद को सबसे पहले रखना। जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर आपको डिजर्व नहीं करते, उन सभी चीजों को और उन सभी लोगों को आपने अपनी जिंदगी से निकालना सीख लिया है। फिलहाल मान लीजिए कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं जो आपकी जरूरतों को नजरअंदाज करता है। रिलेशनशिप की शुरुआत में वो लड़का बिल्कुल परफेक्ट था, पर अब वो आपको हल्के में लेने लगा है। तो अब आपका खुद को सबसे पहले रखने का प्रिंसिपल आपको उससे ब्रेकअप करने के लिए हिम्मत जुटाने में मदद करेगा। ये सारे अच्छे फॉर्मूलाज हैं जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं, पर इंसानियत का फॉर्मूला क्या है? वो कौन सा सबसे जरूरी प्रिंसिपल है जो इंसानों में होना चाहिए? फिलोसोफर इमैनुअल कैंट के हिसाब से बिना शर्त के कुछ करना ही इंसानियत का फॉर्मूला है। कुछ करते वक्त आपको बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर से होप के बारे में सोचें। आपको क्या लगता है कि ज्यादातर लोग अच्छे काम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उसके बदले में कुछ मिलने की उम्मीद रखते हैं। एक एम्प्लॉय अपने साथ काम करने वाले कलीग की रिक्वेस्ट को क्यों मानता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उम्मीद रखता है कि लोग उसे पसंद करेंगे या उसकी तारीफ करेंगे। इंसानियत का फॉर्मूला लोगों को कोई चीज बस अपनी तरफ से करने के लिए बढ़ावा देता है, ना कि कुछ उससे भी बड़ा मिलने की उम्मीद में करने के लिए। वैसे इसका मतलब क्या है? देखिए, उदाहरण से समझते हैं। आपको भूख लगी है और आप एक बरीटो खाना चाहते हैं। आप अपनी कार से जाते हैं और खुशी खुशी लाइन में अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, और बरीटो खरीदने के बाद गुनगुनाते हुए उसे खाते हैं। इस केस में सिर्फ बरीटो खाना ही आपका आखिरी गोल था। वो काम खुद में ही पूरा था। आपके पास बरीटो खाने के अलावा कोई और वजह नहीं थी कि आपको वो खाने का मन था। पर क्या होता अगर बरीटो लेना आपका कुछ और बड़ा पाने का होप होता? मान लीजिए कि आप बरीटो लेने इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि आपको उम्मीद थी कि रेस्टोरेंट में आपको कोई क्यूट इंसान मिल जाएगा। तब आप सिर्फ बरीटो नहीं खाना चाहते थे, बल्कि आप उम्मीद कर रहे थे कि आपको एक रोमांटिक पार्टनर मिलेगा। इंसानियत के फॉर्मूला का मतलब है कि किसी चीज को करना, मतलब बिना किसी दूसरे इरादे से बस उस काम को करना, ये आपको एक खुशहाल और मीनिंगफुल जिंदगी की तरफ ले जाता है। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उनके की पॉइंट्स को हम यहां पर दोहराएंगे। तो सबसे पहले आपने द अनकंफर्टेबल ट्रुथ के बारे में जाना, जिसका मतलब है कि आपके बारे में और आप क्या करते हैं इस बारे में कोई भी सच में परवाह नहीं करता है, इस उम्मीद के बिना कि हम भी मायने रखते हैं, हम उदास हो जाते हैं। हालांकि एक तरीका है जिसके जरिए आप अनकंफर्टेबल सच के साथ ठीक से रह सकते हैं। दूसरा, आपने सीखा कि आप खुद की वैल्यू को समझकर अनकंफर्टेबल सच को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको वैल्यू दूसरों से नहीं मिलती है, इसलिए आपको अपनी फीलिंग्स और थिंकिंग ब्रेन से बात करके खुद की वैल्यू को समझना होगा। आपका फीलिंग ब्रेन बस आपको जो चाहिए, आपकी इच्छाओं को सुनता है। आप उसे अपनी बात लॉजिक या रीजन का इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि फीलिंग्स का इस्तेमाल करके मनवा सकते हैं। अपनी वैल्यू को देखने का एक तरीका है लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इंप्रूव करने के लिए कोई काम करना।
तीसरा, आपने होप और इससे जुड़े अलग अलग नजरिए के बारे में जाना। होप को आमतौर पर एक अच्छी चीज की तरह देखा जाता है, पर अगर दुनिया में सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो उम्मीद का नामो निशान मिट जाएगा। उम्मीद के मौजूद रहने के लिए दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की जरूरत है। अगर किसी भी इंसान की अभी की सिचुएशन परफेक्ट हो जाए तो वो बेहतर फ्यूचर के लिए उम्मीद रखना बंद कर देगा। चौथा, आपने इंसानियत के फॉर्मूले के बारे में सीखा। लोग अच्छे कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बदले में अच्छा फल मिलने की उम्मीद होती है, पर इंसानियत का फॉर्मूला ये बताता है कि हमें अच्छे काम बस उन्हें करने के लिए करना चाहिए, न कि बदले में कुछ पाने के लिए। आपको कुछ अच्छा करने के बाद खुशी मिलनी चाहिए, बस तब नहीं जब आपको अच्छा करने का इनाम मिले। उम्मीद रखना बुरी बात नहीं है, पर यह ज्यादातर समय आपको निराश कर देती है। इस निराशा से बचने का तरीका है चीजों को खुद संभालना, जिसका मतलब है आपको खुद मेहनत करके अपने सपनों को सच्चाई में बदलना होगा। ऐसी उम्मीद न रखें कि चीजें हमेशा आप जैसा चाहते हैं उसी तरीके से होंगी। आप जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसी जिंदगी पाने के लिए एक्शन लें, पर अपना बेस्ट करें। फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी एक्साइटिंग और सेटिस्फाइंग हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये समरी आपको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि इसने बिलीफ सिस्टम को भी चैलेंज किया है और एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया है। और नई चीजों को सीखना कभी कभी आसान नहीं होता, इसलिए बेहतर है कि ऑथर जो भी कहना चाहते हैं उस बात को समझने के लिए बार बार इस समरी को पढ़ें, बार बार इस समरी को सुनें। फिलहाल आपने कैसा महसूस किया है समरी को सुनते हुए? आपकी क्या फीलिंग्स रही? किस पॉइंट पर आप काम करने वाले हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नई बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय भारत।